Hello everyone, welcome to biology lecture. Myself Somnath Palicha from Saraswat International School, Vapi. We are here to start with our new, you can say, chapter from the first unit. Okay, that is the third chapter. You can say human reproduction and the reproductive health. तो ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जो टॉपिक रहेगा वो तो हमारा फोर्थ रहेगा. ओके, दैट विल बी द फोर्थ चैप्टर जो कि इसी टॉपिक के साथ रिलेटेड रहेगा. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जो थर्ड चैप्टर है हमारा वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन. मतलब यहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें करने वाले हैं. बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर भी रहेगा आप लोगों के लिए. ठीक है, और इम्पोर्टेंट तो है ही. ओके, और इसमें हम लोग जो डील करने वाले हैं वो है विथ रेस्पेक्ट टू द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, विथ रेस्पेक्ट टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंड देन यू कैन से फर्टिलाइजेशन. उसके बाद हम लोग बात करेंगे एम्ब्रियो डेवलपमेंट, जाइगोट फॉर्मेशन एंड ऑल, ये सारी जो बातें रहेगी. उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे. ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे लेक्चर की तरफ. तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की तरफ. ठीक है, तो यहाँ पे बिफोर एंटरिंग इनटू द डिटेल पार्ट ऑफ द चैप्टर आप लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग बातें पता होनी जरूरी है. जैसे कि वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, सही बात है, इसमें तो कोई शक नहीं हम लोगों को. ठीक है, नेक्स्ट, वी रिप्रोड्यूस सेक्सुअली. ओके, एंड वी आर विविपैरस. विविपैरस का मतलब क्या है? वी गिव बर्थ टू द यंग वन. ऐसा नहीं है कि हम लोग एग लाइंग मैमल्स हैं, हम लोग विविपैरस है. ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे. वी प्रोड्यूसेस द गैमेट्स फॉर दिस पर्पस, है ना. तो सी, गैमेट्स प्रोड्यूस करने का सिनारियो दो है. देयर आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स एंड देयर आर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स. तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या है? जो हमारे गैमेट्स बनाते हैं, इसलिए हम लोग उनको गोनाड्स के नाम से भी पहचानते हैं. ओके, ये बहुत बेसिक सा थिंग है जो आपको ऑलरेडी पता भी होगा. और ये गोनाड्स वगैरह जो बनना होता है, गैमेट्स बनना होता है, इनके लिए हमको हार्मोन्स चाहिए होते हैं जो जिनको कहा जाता है स्टेरॉइड्स हार्मोन. ओके, रिक्वायर्ड फॉर द रिप्रोडक्शन, रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ओके, ये सारी बातें होती हैं. कमिंग टू द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, तो वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जिनके थ्रू ये सारे गैमेट्स को आगे कंडक्ट किया जाता है, ये सारी बातें हम लोग कहते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन. तो क्या क्या हो सकते हैं? देखो, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स कैन बी द ग्लैंड्स, कैन बी द डक्ट्स. दे डू नॉट प्रोड्यूसेस द गैमेट्स, डू नॉट प्रोड्यूसेस द हार्मोन्स. ओके, यहाँ पे ये गैमेट्स नहीं बनाते, हार्मोन्स नहीं बनाते, ये खाली चीजों को कंडक्ट करने के लिए मदद करते हैं. जैसे कि हम लोग बात करते हैं मेल के बारे में. ओके, तो मेल के पास देखो ये सारी बातें होती है, जैसे कि वास एफरेंशिया इज देयर, एपिडिडाइमिस इज देयर, वास डिफरेंशिया इज देयर, इजैकुलेटरी डक्ट इज देयर. ओके, देन सेमाइनल वेसिकल्स इज देयर, कॉपर ग्लैंड इज देयर, यू फिर यूरेथ्रा इज देयर, प्रोस्टेट ग्लैंड है, पेनिस है. दिस आर द एरियाज व्हिच आर अवेलेबल इन द मेल. अभी यहाँ पे जो मैंने सीक्वेंस लिखे हुए ये उनके सिस्टमेटिकली वे में नहीं है, ये खाली आपको ये बताने के लिए हैं कि ये इतने सारे पार्ट से होते हुए मेल गैमेट जो है वो फर्दर आगे बढ़ेगा. ठीक है, उसी तरीके से फीमेल्स में भी ऐसे सिनेरियोस आपको देखने मिलेंगे, जैसे कि फेलोपियन ट्यूब्स, यूटेरस, वजाइनल रीजन, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एंड ऑफ कोर्स देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड. ओके, चलो बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे. जैसे कि हमारा यहाँ से जो चैप्टर का जो है ना, हमारा इंटरेस्टिंग जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है वो डील हो चुका है. ओके, तो देखते हैं चलो, एसेसरी और एक्सटर्नल और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स क्या होते हैं. तो जैसे कि बात करते हैं इन द मेल्स, आप लोग पहले मेल्स के बारे में समझोगे, फिर हम लोग फीमेल्स के बारे में बात करेंगे. ठीक है, तो ये आप लोगों ने ऐसी बहुत सारी बातें होगी जो आप लोगों ने ऑलरेडी नोटिस भी की होगी. चलो देखते हैं आप लोगों को इनमें से कितनी बातें जो है वो आप लोगों ने नोटिस की है. ओके, एज यू कैन सी ऑन द फर्स्ट स्क्रीन, मेल्स में आ रहे हैं तो फेशियल हेयर्स आ चुका है ना, जैसे कि बियर्ड वगैरह आना, ये सारी बातें होती है. और फिर मेल्स का क्या सिनारियो होता है, तो मेल्स की बॉडी जो होती है वो मस्कुलर हो जाती है, बियर्ड एंड मुस्टैच आने लगती है, प्यूबिक हेयर जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, चेस्ट के ऊपर भी आपको हेयर्स देखने मिलेंगे. Okay, even the mammary gland which is present in the males, that is underdeveloped. Okay, mammary glands are not very well developed in case of the males. ये मार्क कर लेना पॉइंट्स. ओके, और आप लोगों को जो स्किन देखने मिलती है वो भी हेरी हो सकती है. other than this what we can talk over here, there is a shoulder should be very broad enough. Okay, ये भी एक आप लोगों को चेंजेस देखने मिलता है. पेल्विस यहाँ पे ब्रॉड नहीं होता इन केस ऑफ द मेल्स, ये आपको ध्यान रखना है, लेकिन सी नैरो बट द स्ट्रॉन्ग पेल्विस विल बी सीन ओवर हियर. ओके, और लैरिंग्स की अगर बात करो तो इट इज लाइक मोर अपेरेंट. वॉइस की बात करें तो लो पिच वॉइस आता है. ओके, कैसा वॉइस आता है? लो पिच वॉइस आता है. और बॉडी बीएमआर के बारे में बात करें तो वो होता है हाई ड्यू टू द ग्रेटर एक्टिविटी. ओके, बीएमआर जो होता है वो मेल्स में काफी ज्यादा होता है. ये बात सारी ध्यान में रखना. तो इतनी सारी बातें जो है हम लोगों ने बात की विद रिस्पेक्ट टू द मेल्स. सिमिलरली ऐसा कुछ सिनारियो हमको फीमेल्स में भी देखने मिलता है, जैसे कि
जो उनका जनरल बॉडी मेकअप जो होता है वो लेस मस्कुलर होता है। ओके, एग्रेसिवनेस जो होता है वो मेल्स में ज्यादा होता है, फीमेल्स में कम होता है। ओके, हेयर ग्रोथ की बात करूं तो वो एब्सेंट होता है वुमेन्स में, प्यूबिक हेयर जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, इवन वी हैड टॉक्ड इन द मेल्स आल्सो। चेस्ट के बारे में बात करें तो चेस्ट इज लाइक एब्सेंट इन केस ऑफ द फीमेल्स, वी विल से। एंड मेमोरी ग्लैंड जो होता है वो काफी अच्छे से डेवलप्ड हो जाता है। ठीक है, ये सारी बातें हैं यहाँ पे। अदर देन दिस अगर मैं स्किन की बात करूं तो वो लेस हैरी होते हैं, शोल्डर उनके लेस ब्रॉड होते हैं। ओके, पेल्विस जो होता है वो मोर ब्रॉड हो जाता है, और फेरिंग्स और लैरिंग्स की बात करें तो वो लेस अपेरेंट रहता है। ठीक है, और वॉइस की बात करें तो यस ऑफ कोर्स उनका जो वॉइस है वो हाई पिच्ड वॉइस है। ओके, और बीएमआर उनका जो है इतना कुछ खास हाई नहीं रहता है, जितना एक्टिविटी मेल्स का रहता है बीएमआर उनका हाई रहता है, यहाँ पे इनका हाई नहीं रहता है। ओके, सो दिस ऑल यू कैन थिंक अबाउट इट। थोड़ा सा फैट डिपोजिशन भी आप लोगों को देखने मिलेगा थाइज एंड बटक कॉक्स एरियाज में। ओके, सो दिस आर ऑल द एरियाज विच आर मेंशन्ड ओवर हियर। ओके, see, we are entering into the very interesting topic called as a puberty. प्यूबर्टी क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सी, बिगिनिंग ऑफ द सेक्सुअल मैच्योरिटी और एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस्ड। क्या हो रहा है, सेक्सुअल मैच्योरिटी हो रहा है और एबिलिटी भी गेन कर रहे हैं टू रिप्रोड्यूस करने की। ठीक है, इन दिस पीरियड द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स आर बिकम फंक्शनल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द एरिया व्हिच प्रोड्यूसेस द गैमेट्स आर स्टार्ट functioning, okay, start secreting the sex hormones and developed into the sex organs. Appearance of the secondary sexual characters will be possible in this period, okay, होता ही है। तो यहाँ पे कुछ एज लिमिट भी दिया है, जैसे कि देखो 10 से 14 साल की जो उम्र होती है ये लड़कियों के लिए होती है, और 12 से 15 साल की जो उम्र होती है दैट इज 12 to 15 years फॉर द बॉयज। ओके, फॉर बॉयज द प्यूबर्टल चेंजेस ऑकर्स इन रेस्पॉन्स टू द टेस्टोस्टेरॉन्स। ओके, वेरस अगर मैं फीमेल्स की बात करूं तो वो एस्ट्रोजन की वजह से होता है, जो कि ओवरियन फॉलिकल्स को बनाने के लिए मदद करती है। फाइन, इतनी सारी बातें जो थी हमारे इंट्रोडक्टरी लेक्चर में समझ में आई, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, अभी हम लोग बढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पास। तो आज के लेक्चर में हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसको डिटेल स्टडी करेंगे, डिटेल एनालिसिस करेंगे इसका। लेकिन बिफोर मैं आप लोगों को कुछ इसके बारे में बताऊं, लेट्स मूव ऑन टू द डायग्राम फर्स्ट। ओके, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन एक डायग्राम आ चुका है। अभी इसको थोड़ा सा ना एनालाइज करने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, यही आपके चैप्टर का बेस है, मतलब आज के लेक्चर का। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे। तो एज यू कैन सी ओवर हियर, ये दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो स्क्रीन पे, राइट। तो दिस ट्यूब्स आर नथिंग बट आवर यूरेटर्स। ये कहाँ से आए, किडनी से आए। ओके, किडनी से ओरिजिनेट होके आए हैं। ओके, इमेजिन करने की कोशिश करो, किडनी से यूरेटर्स जो है वो आगे हैं, जो कि यूरिन वगैरह जो है सैंपल कलेक्ट करके लेके आते हैं। तो ये बट ऑब्वियस सी बात है, यूरिनरी ब्लैडर होगा सेंटर में, सही बात है कि नहीं। तो यूरिनरी ब्लैडर के साथ ये अटैच हो जाते हैं। तो यूरिनरी ब्लैडर का क्या फंक्शन है, तो यूरिन वगैरह कलेक्शन करने का फंक्शन है। फाइन, तो अभी यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर है ही, तो हम लोग चलो सेंटर की ट्यूब को भी लेबल करने के लिए चालू कर देते। तो ये जो यूरिनरी ब्लैडर से जो बीच वाली जो ट्यूब है, ये आप लोग देख पा रहे हो कि ये ओरिजिनेट हो चुकी है, सही बात है। तो ये लॉन्ग इलोंगेटेड ट्यूब जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, ये चल रहा है टॉपिक मेल्स का ही। ओके, तो मेल्स का ये जो बीच में इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो देख रहे हो, जो यूरिनरी ब्लैडर से स्टार्ट हुआ है, इसको यूरेत्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यूरेत्रा कहा जाता है। ओके, ध्यान रखना। अब ये यूरेत्रा बीच बीच में काफी सारे ऑर्गन्स के थ्रू होते हुए निकल रहा है, काफी सारे पार्ट्स के थ्रू होते हुए निकल रहा है। तो इन जनरल यूरेत्रा को काफी सारी लेबलिंग मिल चुकी है। ओके, जैसे कि अगर मैं बात करूं, यहाँ पे देखो, ये जो पिरामिडल स्ट्रक्चर है ना, ये पिरामिडल स्ट्रक्चर क्या है, इसको बोला जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या बोला जाता है इसको, प्रोस्टेट ग्लैंड बोला जाता है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड के बीच में जितना भी यूरेथ्रा का ट्यूब रहेगा उसको बोलोगे प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा, वेरी सिंपल। ओके, और ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये थोड़ा सा पिरामिडल शेप का होता है। ठीक है, अब उसके यूरेथ्रा के मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड के अभी हम लोग नीचे जाएंगे। फाइन, तो नीचे जाएंगे तो आप लोग बीच में यहाँ पे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये छोटा सा ट्यूब यहाँ पे बचा हुआ है। तो इतने एरिया को जितना मैंने बॉक्स किया है उसको बोलेंगे मेम्ब्रेनियस यूरेथ्रा, या फिर उसको बोलेंगे मिडिल यूरेथ्रा। ओके, मिडिल यूरेथ्रा पार्ट बोल सकते हो। क्यों, क्योंकि इसके बाद एक बड़ा सा इलोंगेटेड स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाता है, दैट इज अ पेनिस रीजन। ओके, तो पेनिस के अंदर जो यूरेथ्रल पार्ट प्रेजेंट है उसको बोलोगे पिनाइल यूरेथ्रा करके। ओके, दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। So in short, urethra is getting divided into three different parts because of that particular respective organ, or you can say system present over there. ओके, तो क्या क्या आप लोगों ने सीखा, प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, आल्सो कॉल्ड एज अ मिडिल यूरेथ्रा, एंड देयर इज अ थर्ड वन दैट इज कॉल्ड एज अ पिनाइल यूरेथ्रा। फाइन, तो यूरेथ्रा के बारे में बातें हो चुकी है। चलो बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे की तरफ। अब
यहाँ पे जो आप लोग सिनारियो देख रहे हो, ये प्रोस्टेटिक ग्लैंड के साथ एक देख रहे हो, प्रोस्टेटिक ग्लैंड जो पिरामिडल शेप है, इसका कोई डक्ट नहीं होता, इट इज अ डक्टलेस ग्लैंड। बात समझने की कोशिश करो। देखो एक ऐसा अगर मैं राउंड बताऊं, ये प्रोस्टेटिक ग्लैंड हो गया, और बीच में जो ये सर्कुलर बनाया ना, दिस स्ट्रक्चर एक्चुअली यूरेथ्रा। ओके, तो यूरेथ्रा के सराउंड में पिरामिडल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, यूरिनरी ब्लैडर के ठीक नीचे होता है, उसी को प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। लेकिन अभी क्या बात चल रही है, तो ये जो बीच वाली ट्यूब है यूरेथ्रा, इसको कनेक्ट करके जो यहाँ पे मैंने ट्यूब बनाई है, उसको कहा जाता है इजैकुलेटरी डक्ट। अगर क्वेश्चन पूछा गया दिस इजैकुलेटरी डक्ट इज ऑफ विच ग्लैंड, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए समाइनल वेसिकल्स। किसका? समाइनल वेसिकल का ये जो डक्ट है उसका कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। फाइन। अभी इजैकुलेटरी डक्ट और समाइनल वेसिकल समझ लिया। उसी के जैसे आप लोग यहाँ पे नीचे दो छोटे ग्लैंड्स भी देख रहे हो, समाइनल वेसिकल ये दो होते हैं। ओके, सो पेयर्ड स्ट्रक्चर यू कैन से। ये प्रोस्टेट ग्लैंड इज अनपेयर्ड स्ट्रक्चर, इट इज सिंगल ओनली। तो बात करते हैं यहाँ पे कॉर्पस ग्लैंड को लेके। तो ये जो नीचे आप लोगों ने अभी ग्लैंड देखा, इसको कॉर्पस ग्लैंड कहा जाता है। कॉर्पस ग्लैंड को दूसरा नाम भी मिला है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। क्या बोला गया है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अगेन दिस इज अ पेयर्ड स्ट्रक्चर। ओके, अगर इसके फंक्शन के बारे में बात करें, तो ये पिनाइल यूरेथ्रा को लुब्रिकेट करने का काम करते हैं। क्या करते हैं? पिनाइल यूरेथ्रा को लुब्रिकेट करने का काम करते हैं। ओके, आगे और सारी बातें करूंगा मैं इसको लेके, लेकिन फिलहाल के लिए इतनी बातें यहाँ पे विथ रेस्पेक्ट टू डायग्राम इज इंपॉर्टेंट। लेट्स मूव अहेड। इफ यू सी द डायग्राम वेरी क्लियरली, ओके, तो यहाँ पे जो ऐसे ये जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ स्क्रीन पे, इसको स्कॉर्टम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्कॉर्टम। ओके, सी स्कॉर्टम का फंक्शन क्या होता है? तो हमारे बॉडी का जो जितना टेम्परेचर होता है, उसके 2 डिग्री नीचे ये टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है। क्यों? क्योंकि टेस्टिस है ना, वहां पे टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स प्रोडक्शन होता है, तो उनको मेंटेन रखने के लिए ये स्कॉर्टम जो है वो मदद करके देता है। अंडरस्टूड? ये स्कॉर्टम जो होते हैं, इनके ऊपर डार्टोस मसल्स होते हैं। डार्टोस मसल, जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे चैप्टर में, आपको बहुत सारी बातें इसके रेस्पेक्ट में समझ में आ जाएंगे। नाउ एज यू कैन सी ओवर हियर, दिस स्कॉर्टल हैज द टेस्टिस प्रेजेंट ओवर हियर, राइट? तो ये आप लोग देख रहे हो यहाँ पे सर्कुलर स्ट्रक्चर, ये पिंकिश कलर के होते हैं ऑलमोस्ट। और ये जो टेस्टिस है, अपने अपने स्कॉटम में, अपने अपने चेम्बर में, यहाँ पे देख पा रहे हो कि एक पैड लाइक स्ट्रक्चर जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, इसको ग्यूबरनाक्यूलम कहते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस ग्यूबरनाक्यूलम? दिस विल बी होल्डिंग द टेस्टिस इन अ पर्टिकुलर एरिया। ओके, मतलब टेस्टिस को उनके ही कंपार्टमेंट में होल्ड करके रखने के लिए दिस ग्यूबरनाक्यूलम्स आर प्रेजेंट। ओके, नाउ टेस्टिस के बाहर से ये जो आप लोग ये इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो देख रहे हो, इनको वास डिफरेंस कहते हैं। एंड वास डिफरेंस टेक अ लूप ओवर द यूरेटर एंड कम डाउन एंड जॉइंस टू द यू कैन से इजैकुलेटरी डक्ट। ओके, सो क्या हो गया? टेस्टिस से वास डिफरेंस निकला। ओके, और ये जाके सीधा आप लोग बोल सकते हो इजैकुलेटरी डक्ट के साथ फ्यूज हो गया। फाइन। What is the function of the vast difference? To carry the functions, to carry the sperms. Okay, that is what the function. अभी यहाँ पे लिखा गया है एपिडिडाइमिस ऑल्सो। तो टेस्टिस के पास जितना भी यहाँ पे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो आप लोग देख रहे हो, जो अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ स्क्रीन पे, इसी को एपिडिडाइमिस कहते हैं। डोंट वरी, मैं आप लोगों को डिटेल स्ट्रक्चर दिखाऊंगा ये एक्चुअली कैसे दिखता है, जब सेक्शन की बात करेंगे तभी। ओके, बाकी जो यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, दिस इज द पिनाइल रीजन। ओके, एंड द टिप रीजन यू कैन सी ओवर हियर, देयर इज अ फोल्डेबल स्किन, मूवेबल स्किन होती है, जिसको पेरिपॉस कहा जाता है। ओके, एंड द ओपनिंग विल बी कॉल्ड एज द एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस। Okay, this is how the structure, very simple diagram I had provided to you. I don't think you'll be like having any kind of problem with respect to this diagram, है ना? काफी easily समझ में आ जाती है सारी बातें। ओके, अभी जैसे कि मैंने कहा आप लोगों को कि मैं आप लोगों को एक सेक्शन दिखाऊंगा, सेक्शन के अंदर भी और सारी इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। तो ये रहा वो सेक्शन आपके स्क्रीन पे। ओके, नाउ ट्राई टू एनालाइज दिस। ये मैंने एक टेस्टिस का यू कैन से सेक्शन लेके दिखाया है यहाँ पे स्क्रीन पे। तो ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड एज अ स्कॉटल सैक। ओके, क्या बोलोगे उसको? स्कॉटल सैक बोलोगे। फाइन। तो ये रहा, यहाँ पे लेबलिंग कर दिया है। अभी सारे डायग्राम्स को ठीक तरीके से एनालाइज कर लेना, क्योंकि यही सारी बातें जब मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा तभी बोलूंगा इसके बारे में। ठीक है, तो स्कॉटल सैक देख लिया। अभी बढ़ते हैं टेस्टिस की तरफ। तो इसके पास टेस्टिस इज कवर्ड बाय द टोटल 3 लेयर्स। ओके, कितने लेयर की होती है? 3 लेयर की होती है। ओके लेकिन सबसे पहला जो लेयर है जो हमको इंपॉर्टेंट लगता है, वो है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ओके, कौन सी लेयर है इंपॉर्टेंट? ट्यूनिका एल्बुजिनिया, इसको मिडिल लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मिडल लेयर कहेंगे। ओके, जो सबसे इंपॉर्टेंट वाली लेयर है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो मैंने बना के रखी है। ओके, ये रही वो ट्यूनिका एल्बुजिनिया की लेयर। ओके,
ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया की जो लेयर आप लोग देख रहे हो, इसी से ओरिजिनेट होते हैं ये बीच में रेड कलर के सेप्टा। ओके, ये जो सेप्टम आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हो, ये बहुत सारे होते हैं। फिलहाल करंटली में जितना डायग्राम में रिक्वायर्ड है वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो फ्रॉम ट्यूनिका एल्बुजिनिया विच इज अ मिडल लेयर, इट विल जनरेट अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच इज कॉल्ड एज अ टेस्टिब्यूलर सेप्टम। ओके, क्या बोलोगे इसको? टेस्टिब्यूलर सेप्टम बोलेंगे। इन शॉर्ट सेप्टा डेवलप हो रहा है। अब ये सेप्टा डेवलप होने से क्या हो रहा है, कंपार्टमेंट बन रहे हैं। ये रहा एक कंपार्टमेंट, ये रहा दूसरा कंपार्टमेंट, ये रहा तीसरा कंपार्टमेंट, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। तो टोटल ऐसे मैंने 6 कंपार्टमेंट बना के रखे। तो उन कंपार्टमेंट को कहा जाता है टेस्टिकुलर लोब। क्या बोला जाता है उनको? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोला भी जाता है। ओके, तो क्या क्या चीजें समझ में आई? ट्यूनिका एल्बुजिना जो कि मिडिल लेयर है, वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाती है अंदर की तरफ, जिसको टेस्टिकुलर सेप्टम भी कहा जाता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट टेस्टिकुलर सेप्टम देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ लोब्यूल लाइक कंपार्टमेंट हैज बीन क्रिएटेड, जिसको बोला जाता है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और हर लोब्यूल के अंदर आप लोग अगर देखोगे तो यहाँ पे सेमिनिफेरस टिब्यूल्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है यहाँ पे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। देखो कैसे दिख रहे हैं। अगर मैं एक स्ट्रक्चर बाहर बनाऊं तो दिस इज हाउ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल लुक लाइक, और उनसे ये डक्ट निकल रही है। ठीक है, सो दैट इज व्हाट द थिंग्स हैज बीन प्रेजेंट ओवर देयर, जिसके अंदर स्पर्म प्रोडक्शन वगैरह होगा। ओके, तो ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई आप लोगों को। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? तो टेस्टिकुलर लेब्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। ओके, और ये जो सेमिनिफेरस के ट्यूब्यूल जो होते हैं वो आपस में जुड़ते हैं, काफी सारे डक्ट्स बनाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। उन उस पर्टिकुलर नेटवर्क को कहा जाता है रेटिटेस्टिस। क्या बोला जाता है उसको? पर्टिकुलर नेटवर्क को कहा जाता है रेटिटेस्टिस। ओके, सो नाउ लेट्स मूव अहेड। आप लोग अगर देखोगे यही रेटिटेस्टिस आगे ऐसे फाइन ट्यूब्स बना रही है, छोटी छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देख रहे हो जहां पे मैंने हाईलाइट किया है। ओके, उस एरिया को कहा जाता है वास एफरेंशिया। ओके, फिर से बता रहा हूं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के जो डक्ट होते हैं वो डक्ट आगे जाके रेटिटेस्टिस फॉर्म करते हैं। रेटिटेस्टिस आगे 20 to 30 फाइन ट्यूब्यूल्स बनाते हैं, जिनको कहा जाता है वास एफरेंशिया। वास एफरेंशिया विल ओपन इनटू अ वेरी हाईली कंडेंस्ड कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, यू कैन सी ओवर हियर, है ना, जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं। उसको कहा जाता है एपिडिडाइमिस। ओके, एपिडिडाइमिस के खुद के 3 रीजन्स होते हैं। एक होता है अपर वाला रीजन जो कि लाइक आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो। ओके, इतना पार्ट को कहा जाता है कॉर्डा एपिडिडाइमिस, और जो एकदम लोअर पार्ट होता है उसको भी बोला जाता है कैप्यूड एपिडिडाइमिस एक्चुअली कहा जाता है, और जो बीच वाला पार्ट होता है उसको कॉर्पोरा एपिडिडाइमिस भी कहते हैं। ओके, इन जनरल उसको एपिडिडाइमिस बोलेंगे, आगे जब डिस्क्रिप्शन देखेंगे तभी आप लोगों को और अच्छी से क्लियर हो जाएगा। Okay, so currently that vas efferentia is getting open into the epididymis which gets open into the vas difference। समझ में आ रही है बातें? ओके, तो ये आप लोग जो यहाँ पे रेड कलर की ट्यूब जो देख रहे हो ना, ये वास डिफरेंस है, जो कि आगे जाके यूरेटर के ऊपर से कॉइल्ड होके इजैकुलेटरी डक्ट को फ्यूज हो जाएगी, जो मैंने ऊपर प्रीवियस वाले डायग्राम में दिखाया। ओके, सो दैट इज व्हाट द वास डिफरेंस। अभी इतना ही नहीं, ये जो टेस्टिस है इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इसमें बहुत सारे ऑर्गन से बोल सकते हो, तो इनको भी ब्लड सप्लाई चाहिए होता है। सो देयर इज अ ब्लड सप्लाई इन द सीन इन द टेस्टिस रीजन। अंडरस्टूड वेरी क्लियरली? ओके, बहुत इजी था डायग्राम समझना। ओके, अब ये डायग्राम अभी समझ लिया है, तो अभी मैं क्या करूंगा, इसको इस तरीके से कट करूंगा। ओके, सी हाउ द थिंग हैज बीन कट। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है ना, अभी मैंने इसको चॉप कर दिया है। ओके, मैंने सेक्शन ऐसे वर्टिकली लिया है। जब मैं वर्टिकली सेक्शन लूंगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कट जाएंगे, तो वो कटेंगे तो कैसे दिखेंगे? ऐसे सर्कुलर फॉर्म में दिखेंगे। सिंपल सी बात है, तो अभी चलो उसको डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो ये देखो, आधे से ज्यादा पार्ट जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हम लोगों ने डायग्राम से ही समझ लिया है। ओके, बचा पार्ट डिस्क्रिप्शन का तो वो तो बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं अभी आगे का पार्ट। यहाँ पे सिनेरियो देखो, कैन यू सी अ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। ये एक्चुअली क्या है, तो हम लोगों ने सेक्शन लिया है। ओके, और ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है, बाकी के भी है यहाँ पे, आप लोग देखोगे छोटे छोटे पार्ट बना के रखे हैं। दोज आर अगेन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ओनली, बट मेरा जो इंटरेस्ट है वो ये है बीच में, क्योंकि बाकी सब में भी वही डायग्राम है, तो मैं क्यों बाकी सारे डायग्राम को फिर से बनाते बैठू? सही बात है ना? तो बढ़ते हैं आगे। आप लोग अगर बीच में देखोगे ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के, आप लोगों को पिरामिडल स्ट्रक्चर्स देखने मिलेंगे, पिरामिडल शेप ऑफ सेल्स। ओके, इनको कहा जाता है सर्टोली सेल्स। ये नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं डेवलपिंग स्पर्म्स को। क्या करते हैं? नरिशमेंट प्रोवाइड करके देते हैं। अभी हर सर्टोली सेल्स के बीच में देयर इज अ नंबर ऑफ लेयर्स। वो लेयर्स आपको क्या बताती है? तो ये वो लेयर्स आपको ये बताती है, जो आउटर फर्स्ट लेयर है वो है जर्माइनल एपिथेलियल। ठीक, उसके बाद हो जाएगा स्पर्मेटोगोनियम, फिर उसके बाद आएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर आएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर बनेगा स्पर्मेटिड्स, और उसके बाद बनेगा स्पर्मेटोजोआ। ओके,
तो ऐसे करके स्पर्म का डेवलपमेंट होता है। तो क्या बोला मैंने आप लोगों को, जर्मिनल एपिथेलियल लेयर बताई, ओके, फिर स्पर्मेटोगोनियम में कन्वर्ट हो गए, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बने, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने, फिर स्पर्मेटिड बने, एंड देन स्पर्मेटोजोआ। दिस इज व्हाट नथिंग बट यू कैन से स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस, ओके। जो इन शॉर्ट जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स है ना, दैट सेल्स विल अंडरगो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस एंड दिस इज हाउ it will get modified into the spermatozoa, that is nothing but the sperms, okay। अभी टेस्टिस के बीच में मतलब जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स तो है, लेकिन आजू बाजू का जो भी एरिया है ना, वो पूरा कनेक्टिंग यू कैन से कनेक्टिव टिश्यू है। तो वो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आप लोग ऐसे ग्रुप में कुछ सेल्स देख रहे होंगे, उनको कहा जाता है लेडिक सेल्स, ओके, जो कि टेस्टोस्टेरॉन सीक्रेट करने में मदद करेंगे। क्या बोला जाएगा उनको, लेडिक सेल्स कहा जाएगा। एंड यस ऑफ कोर्स देयर इज अ ब्लड सप्लाई विल बी देयर, ओके। So I hope you understood many things from this diagram very much clearly. अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे के डायरेक्शन में मूव ऑन करो और फिर से इसको सुनने की कोशिश करो। गारंटी के साथ बता रहा हूँ, आप लोगों को सारी चीजें काफी अच्छे से समझ में आ जाएंगे। दिस आर वेरी सिंपल फॉर्मेशन ऑफ द डायग्राम्स, ओके, और बहुत मदद भी करते हैं। अभी आप लोग डायग्राम में थोड़ा सा फोकस करोगे तो यहाँ पे टेल आप लोग देख रहे हो ना, तो दीज आर एक्चुअली स्पर्मेटोजोआ, मतलब उन्हीं को स्पर्म्स बोलेंगे। और सारे स्पर्म्स जो है ना, मानो अगर ये सर्टोली सेल है जो कि पिरामिडल सेल्स है, तो सारे स्पर्म्स का जो फेस है वो सर्टोली सेल्स की तरफ है, ताकि वो उनका नरिशमेंट ले सके वहां से, ओके। इस तरीके से दिखेंगे आप लोगों को, ठीक है। तो सारे स्पर्म जो है वो सर्टोली सेल्स के साथ अटैच है फ्रॉम द फेशियल रीजन, ओके, सो दैट दे कैन डायरेक्टली टेक द नरिशमेंट फ्रॉम द सर्टोली सेल्स, और फिर वो थोड़े से मैच्योर हो जाएंगे। अंडरस्टूड? आगे बढ़े अभी तो एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं। इतनी सारी बातें क्लियर हो गई ना आप लोगों को, तो नाउ लेट्स गो ऑन टू द एक्सप्लेनेशन पार्ट, ओके। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है हम लोग उससे डिस्क्रिप्शन चालू कर रहे हैं। तो देखो, it is made up of pair of testes, scrotum, vas efferentia, pair of epididymis, a pair of vas deferens, a pair of seminal vesicle, pair of ejaculatory ducts, urethra. It is a single prostate gland. It is a single, a pair of copper glands. Okay, that is also called as a bulbourethral gland, and the penis region will be there. Okay, understood this much? So let's move ahead. अभी सारी चीजों को एक एक करके डिस्क्राइब करना चालू करेंगे, ओके। तो टेस्टिस यहाँ पे जैसे कि स्क्रीन पे आ रहा है, दिस आर पेयर ऑफ ओवल शेप स्ट्रक्चर, यू कैन से पिंकिश कलर में होते हैं। दिस आर कॉल्ड एज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ओके। साइज की अगर मैं बात करूं, इट इज 5 सेंटीमीटर ईच इन लेंथ, और थिकनेस की बात करें तो वो 3 सेंटीमीटर है, और विड्थ की बात करें तो 2.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। उनके वजन को लेके बात करें तो वो 12 ग्राम के होते हैं, 12 ग्राम्स, लाइंग ऑब्लिकली इन द स्कॉर्टम, ओके। नाउ ड्यूरिंग अर्ली फीटल लाइफ, जब लाइक एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट के बारे में बात करें, द टेस्टिस जो है ना वो डेवलप्ड होते हैं एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, लेकिन जस्ट बिलो द किडनी दे डिसेंड इनटू द स्कॉर्टम। देखो, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर बनते हैं बिलो द किडनी, और जैसे ही 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी पीरियड होता है तभी वो टेस्टिस जो है वो एब्डोमिनल कैविटी से होके सीधा स्कॉर्टम में आ जाते हैं, ठीक है। मतलब एक्सटर्नल रीजन में आप लोगों को विजिबल देखने मिल जाएगा, ठीक है। इन द स्कॉर्टम इट विल बी प्रेजेंट। समझ में आई बात? अभी जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि टेस्टिस के टोटल 3 लेयर होती है, तो अभी वो 3 लेयर को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट वाली लेयर जो है वो है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ओके। सो लेट्स सी आउटर साइड से, ट्यूनिका वेजिनालिस, दिस इज द फर्स्ट लेयर फ्रॉम द आउटर साइड, ओके। अगर मैं इसकी बात करूं, इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करूं, तो ये बाई लेयर की होती है, पेरिटोनियम लेयर इसको कहा जाता है। नैरो सिलोमिक कैविटी भी होती है वहां पे, विच इज फिल्ड विद द सिलोमिक फ्लूइड, ओके, helping in the friction and less sliding of the testes. Coming to the tunica albuginea, it is an actual covering, you can say, जिसी इसी के कारण हम लोगों ने देखा था कि वो क्या बोलते हैं, सेप्टल लाइक स्ट्रक्चर बना था, ओके, और लोब्यूल्स फॉर्मेशन हुए थे। तो अगर मैं इसके स्ट्रक्चर को, मतलब ट्यूनिका एल्बुजिनिया को अगर डिस्क्राइब करने की कोशिश करूं, मेम्ब्रेन को, इट इज अ डेंस ब्लूइश इन कलर, वाइट विथ फाइब्रस कोलाजेनस कनेक्टिव टिश्यू होती है, ओके। क्या होती है ये? कोलाजेनस कनेक्टिव टिश्यू होती है। एंड ट्यूनिका वास्कुलोसा के बारे में बात करें, सो इट इज अ डेलिकेट होती है, बहुत, ओके, बहुत अंदर की लेयर है, डेलिकेट होती है, लूज कनेक्टिव टिश्यू कह सकते हो, विच लाइज टेस्टिकुलर लोब्यूल्स इनर टू ट्यूनिका एल्बुजिनिया हैव रिच सप्लाई ऑफ द ब्लड वेसल्स। तो जो मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था, ओके, इस तरीके से आप लोग तीनों लेयर को कंपेयर कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि यस, वी हैव टू स्टडी ट्यूनिका एल्बुजिनिया इन डिटेल, तो ये रहा उसका एक्सप्लेनेशन आपके स्क्रीन पे। आई होप द थिंग्स आर वेरी क्लियरली विजिबल फॉर यू। कोई बात नहीं, मेरी बातों पे थोड़ा सा ध्यान देना, मैं वही चीजें रीड कर रहा हूँ।
ठीक है, तो आप लोगों को बड़े क्लियरली समझ में आ जाएंगे। तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो है प्रोजेक्ट इनसाइड द टेस्टिस टू फॉर्म अ थिक इनकम्प्लीट वर्टिकल कॉलम कॉल्ड एज द मीडियस्टिनम, ओके, एंड ए नर्वर एंड यू कैन से अ ट्रांसवर्स सेप्टा एक्चुअली डेवलप्ड ओवर देयर, ओके। क्या होता है, सेप्टा डेवलपमेंट होता है जो हम लोगों ने देखा था, ठीक है, और इसी के कारण बहुत सारे लोब्यूल्स फॉर्म्ड हो रहे थे। Understood? Now see, septa produces 200 to 300 cornicular lobules. कितना करते हैं? 200 to 300 cornicular lobules करते हैं. Okay. These are nothing but testicular lobules. Each lobule is filled with the connective tissue and 1 to 3 yellow convoluted seminiferous tubules. मतलब अगर मैं एक लोब्यूल के बारे में बात करूं तो उसके अंदर टोटल 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है, मैक्सिमम 3 तो होते ही है। 900 to 1000, ओके। देखो कितने हैं टोटल, पूरे एक टेस्टिस के बारे में बात करें तो 900 to 1000 इतने सारे प्रेजेंट होते हैं एक टेस्टिस के अंदर। फाइन, क्लियर हो गया। नाउ लेट्स मूव अहेड। ईच टोब्यूल इज अबाउट 7 to 80 सेंटीमीटर लॉन्ग, ओके, इतनी उसकी साइज होती है। जॉइंट टू फॉर्म 20 to 30 शॉर्ट स्ट्रेट डक्ट्स, याद करने की कोशिश करो जिसको मैंने कहा था ट्यूबलिक रेक्टाई, ओके, ट्यूबलिक रेक्टाई बनेंगे और वही आगे जाके नेटवर्क फॉर्म करेंगे जिनको कहा जाता है रेटी टेस्टिस, ओके। दिस कनेक्टिव लाइन इज बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड एज अ लेडिक डक्ट। तो लेडिक सेल्स के बारे में हम लोग को बात करना बाकी है। जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ना बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, उसके अंदर ये लेडिक सेल्स मिलेंगे, ओके, विच कंटेन्स अ येलो पिगमेंट ग्रैन्यूल्स, ओके। क्लियर हो रही है सारी बातें? लेडिक सेल्स याद करने की कोशिश करो, टीएस में बताया था मैंने, चलो लेके चलता हूँ आप लोगों को फिर से ये पैराग्राफ दिखाने के लिए, ओके। सी दिस डायग्राम, यही बताया था, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, इनके बीच में ये कनेक्टिव टिश्यूज है, ठीक है, और ये रहे तुम्हारे लेडिक सेल जो कि टेस्टोस्टेरॉन सीक्रेट करने में मदद करेंगे। फाइन, अंडरस्टूड नाउ, ओके। डोंट वरी, सारी बातें एकदम क्लियर कट समझ में आ जाएगी, जस्ट रीड करने की कोशिश करो, ओके, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। Now see, Leydig cells. These are large polyhedral cells which have eccentric nucleus and a small lipid containing vacuole. ये उसके सेल के बारे में डिस्क्रिप्शन मिला है। It secretes testosterone, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए जो कि ध्यान में रखना है, जिसको हम लोग एंड्रोजन कहा जाता है। What is androgen? It's a principal hormone. Okay, so इन शॉर्ट उनको टेस्टोस्टेरॉन ही कहा जाता है, ओके। द लाइनिंग ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज फाउंड बाय द सिंगल लेयर जर्मिनल एपिथेलियल सेल, जो कि मैंने टीएस ऑफ द टेस्टिस में दिखाया था, ओके। द एपिथेलियल cells will be see are of two types of the cells. The epithelium is of two types of the cells. एक है spermatogenic cells और एक है सर्टोली सेल्स। सही बात है, मतलब एपिथेलियल के अंदर में हम लोगों ने बात किया था सेक्शन में कि एक जो सर्टोली सेल्स है वो पिरामिडल सेल्स के जैसे दिखते हैं, ओके, और आजू बाजू में जो मैंने छोटे सर्कल्स बनाए थे वो क्या थे, तो वो जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स है, उन्हीं को कहा जाता है स्पर्मेटोगोनिक सेल्स। क्या कहा जाता है उनको? स्पर्मेटोगोनिक सेल्स या फिर प्राइमरी जर्म सेल्स, उन्हीं को कहा जाता है, ठीक है। नाउ स्पर्मेटोजेनिक सेल्स के बारे में बात करें तो ये 4 से 8 लेयर की होती है, ओके। द सेल्स आर डिजाइंड टू अंडरगो स्पर्मेटोजेनेसिस एंड दे आर गोइंग टू फॉर्म द स्पर्मेटोजोआ, नथिंग बट द स्पर्म्स, ओके। नाउ सी, द सर्टोली सेल्स के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। दीज आर लार्ज इलोंगेटेड पिरामिडल सेल्स विद द बेसेस रेस्टिंग ऑन द बेसल लैमिना, बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, ओके, एंड द अपाइसेस प्रोजेक्टिंग इनटू द लूमेन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ओके। They secrete a spermatogonic substance that is nothing but for the nourishment and differentiation of the cells undergoing spermatogenesis. Okay, तो इन शॉर्ट क्या है, वो न्यूट्रिटिव सेल्स है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं, okay. They secrete an hormone called as a inhibition for controlling FSH secretion, very very important. Inhibiting hormone वो secrete करते हैं ताकि FSH का जो excess secretion है उसको stop किया जाए। This is like you can say negative feedback mechanism जैसे काम करता है ये, okay. Now लेट्स मूव अहेड विद रिस्पेक्ट टू द स्कॉटम। अभी स्कॉटम के बारे में बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट एरिया इज गोइंग टू स्टार्ट। यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं, आप लोग ध्यान देना स्क्रीन पे, ओके। इट इज अ पाउच हैंगिंग बिटवीन द थाई, its skin bears the sebaceous gland which produce a characteristic odor also, okay, एक peculiar smell रहेगा। sweat glands है वहां पे, nerve endings आपको देखने मिलेंगे। आउटर स्किन जो होती है स्कॉटम की वो wrinkled होती है, कनेक्टिव टिश्यू वहां पे देखने मिलेगा, स्मूथ मसल्स होते हैं जो कि 3 लेयर के देखने मिलेंगे। इंटरनल सेप्टम
जिसको स्कॉर्टाई कहा जाता है, ये क्या करता है, स्कॉटम को डिवाइड कर देता है। जैसे कि अगर मैं ये स्कॉटम बनाऊं, ये बीच में सेप्टा बन गया, ओके, और ये फिर टेस्टिस जिनके अंदर प्रेजेंट है, ओके, वन टेस्टिस ईच, ये आपको ध्यान रखना है एक स्कॉटल सैक में, ओके। नाउ सी, स्कॉटम possesses smooth involuntary muscles जिसको डार्टोल्स मसल्स कहा जाता है, और टेस्टिस रेस्ट इन इट्स चेंबर ओवर अ पैड कॉल्ड एज अ ग्यूबरनाक्यूलम, ये भी मैं आप लोगों को दिखा चुका हूं, ओके। नेक्स्ट, scrotum remains connected with the abdominal or the pelvic cavity by the inguinal canals, ये भी आपको एक ध्यान रखना है कि ये एक क्वेश्चन है, ओके। Testes developed in the abdominal cavity during the 7 month of the gestation period and descend permanently into the respective scrotal sac, मैंने कहा था कि ये abdominal cavity में बनते हैं लेकिन below the kidney. Once the 7 month of the pregnancy period gets over, the testis will be released into the scrotum, okay। समझ में आई बात? तो बढ़ते हैं आगे। Scrotum act as a thermoregulators, okay, that is maintaining the testis at temperature 2 degree lower than the बॉडी टेम्परेचर। अगर मैं बोलूं बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री का है, तो 2 डिग्री माइनस कर दो तो हो जाएगा 35 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आई बात? तो स्कॉटम को कितना टेम्परेचर पे मेंटेन किया गया है? 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 2 डिग्री हमेशा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के नीचे रहेगा, ओके। The movement of the dartos muscles helps in the changing the position of the testes to keep them at proper temperature. इसलिए आप लोग नॉर्मली नोटिस किए रहेंगे आप लोगों ने कि जो स्कॉटम है वो लाइक कभी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो कभी रिलैक्स होते हैं, क्यों? ताकि वो पर्टिकुलर एटमॉस्फेरिक कंडीशन को एडजस्ट कर सके, ओके। जैसे कि देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल समझने की बात करो, व्हेन द बॉडी इज चिल द स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, okay, and brings the testis closer to the pelvic cavity to get warm, okay। इन सम पर्सन टेस्टिस फेल्स टू डिसेंड इन द स्कॉटम, मतलब जब 7 मंथ ऑफ जेस्टेशन पीरियड रहता है, टेस्टिस को नीचे आना रहता है स्कॉटम में, अगर समझ लो फेल हो गया तो उस कंडीशन को कहते हैं क्रिप्टोर्चिडिज्म कंडीशन, ओके, जो कि रिजल्ट होता है स्टेरिलिटी में, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो ये हो गया आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया स्कॉटम। स्कॉटम के बाद बढ़ते हैं वास एफेरेंशिया को लेके बात करते हैं, ओके। तो आप लोगों को पता है रेटिटेस्टिस जो है इट इज कनेक्टेड टू द कैप्यूट एपिडिडाइमिस, इन शॉर्ट जो एपिडिडाइमिस है ना उसको कनेक्ट हो जाते हैं। ये कितने रहते हैं? 12 से 20 फाइन ट्यूबुल्स होते हैं जिनको वास एफेरेंशिया कहा जाता है, ओके, जो कि आगे जाके एपिडिडाइमिस को कनेक्टेड हो जाएंगे। Now let's move ahead. There are some important concept with respect to this. See, एपिडिडाइमिस जो कि आगे ओपन हो रहा है वास एफरेंशिया के बाद, अभी इसको समझते हैं। इट इज द मास ऑफ लॉन्ग नैरो क्लोजली ट्यूब्यूल्स व्हिच इज लाइज along the inner side of the each testis, okay। now see coiling forms the three part, जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पे ये टेस्टिस है, ये हाईली कॉइलिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे और फिर वास डिफरेंस में कनेक्ट हो जाएंगे ना। तो अभी इसको समझते हैं, समझ में आ रही है बात? मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? एपिडिडाइमिस को लेके बात कर रहा हूँ, दैट मींस दिस कॉइल रीजन को लेके बात कर रहा हूँ, ओके। तो इनके 3 रीजन होते हैं, अपर पार्ट को कहा जाता है अपर कैप्यूट, epididymis or head, and then there is a middle piece, okay। so corpus epididymis or the body and the lower chorda epididymis or the tail, okay, ऐसे भी इनको डिफाइन किया जाता है। देखो, द हेड ऑफ द एपिडिडाइमिस, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। द हेड ऑफ द एपिडिडाइमिस, द स्पर्म्स अंडरगो फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन। तो हेड ऑफ द एपिडिडाइमिस रीजन में जो स्पर्म्स है वो मैच्योर होते हैं, एक्वायरिंग इंक्रीज मोर्टेलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी। जो गेन होती है, जो मैच्योरेशन होता है, वो क्यों होता है? मैच्योरेशन का मतलब क्या है? ताकि वो अपनी मोर्टेलिटी को इंक्रीज कर सके, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी जो उनको उनमें होनी चाहिए वो इंक्रीज हो सके। तो ये सारी बातें यहाँ पे होती है, ओके, इन द अपर पार्ट ऑफ द एपिडिडाइमिस। फिर टेल की बात करते हैं। द टेल ऑफ द एपिडाइमिस, द स्पर्म्स आर स्टोर्ड हियर बिफोर एंटरिंग इनटू द वास डिफरेंस। तो वास डिफरेंस के अंदर जाने के पहले स्पर्म्स को यहाँ पे टेल रीजन में स्टोर किया जाता है, ठीक है। नाउ सी, epididymis is lined by the pseudo stratified epithelium, okay, pseudo stratified epithelium that secretes the nutrient which is required for the maturation of the spermatozoa। नॉन इजैकुलेटेड स्पर्म्स आर ब्रोकन डाउन आफ्टर पर्टिकुलर इंटरवल। मान लो अगर इजैकुलेशन प्रोसेस आगे फर्दर ही प्रोसीड ही नहीं हुई तो वो जो स्पर्म्स है वहां पे ही डिकम्पोज हो जाएंगे, डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, इन शॉर्ट, ओके। अभी वास डिफरेंशिया हो गया, तो बढ़ते हैं आगे वास डिफरेंस में। तो वास डिफरेंस का क्या सिनेरियो है? ऐसी, द वास डिफरेंस इज नथिंग बट कंटिन्यूएशन ऑफ द एपिडाइमिस, ओके। तो वास डिफरेंशिया समझा, एपिडाइमिस समझा, अभी सीधा वास डिफरेंस में घुसेंगे, ठीक है।
तो सी विच लीव्स द स्कॉटल सैक, अभी ये वास्ट डिफरेंस जो है वो स्कॉटल सैक से निकल जाता है, एब्डोमिनल रीजन में एंटर कर जाता है, ठीक है, और वहां से वो सीधा किसके साथ जुड़ जाता है, इजैकुलेटरी डक्ट के साथ जुड़ जाता है। तो वही सारी बातें यहाँ पे होगी। सी आफ्टर एंटरिंग द एब्डोमेन इट मेक्स अ लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, दैट मींस वो जो हम लोगों ने देखा था ना यूरेटर, उसके ऊपर वो लूप कर लेते हैं और सीधा नीचे आ जाते हैं। ओके, डायलेट्स टू फॉर्म अ स्पिंडल लाइक एम्प्यूला एंड टेम्पररी स्टोरेज ऑफ द स्पर्मेटोजोआ। तो अगेन अपर हेड रीजन की जो बात की एपिडाइमिस को लेके, वहां पे जो स्पर्म स्टोर हो रहे थे, सॉरी वहां पे जो स्टम मैच्योर हो रहे थे, उसके बाद वो नीचे टेल रीजन में आके स्टोर हो रहे थे। उसके बाद स्टोर कहाँ पे हो रहे हैं, एम्प्यूलर रीजन में। व्हाट इज दिस एम्प्यूलर रीजन, जैसे कि अगर मैं बताऊं, यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ पे यूरेटर्स है, ओके यहाँ पे यूरेटर्स है, तो ये वास्ट डिफरेंस की ट्यूब यहाँ से आके यहाँ पे कॉइल्ड कर रही है ना, तो इस रीजन को कहते हैं एम्पुलर रीजन। ओके, इस रीजन को एम्पुलर रीजन कहते हैं, और यहाँ पे भी स्पर्म्स को थोड़ी देर के लिए स्टोर किया जाता है। ओके, विच ऑल्सो गोइंग टू कंडक्ट द स्पर्म्स। अभी जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने आप लोगों को बोला कि ये वास्ट डिफरेंस जो है ये इजैकुलेटरी डक्ट्स के साथ जुड़ जाएगा। ओके, सो दैट इज व्हाट ओवर हियर, दे आर शॉर्टर डक्ट्स लाइक यू कैन से 2 सेंटीमीटर इन द लेंथ। Each duct is formed by the joining of the vas deferens and the duct of seminal vesicles. Okay, now see, ejaculatory duct enters the prostate gland and join the prostatic urethra, okay, to produce a single urinogenital duct. तो आगे जाके तुमको पता है प्रोस्टेट ग्लैंड है, उसके अंदर चले जाके यूरेथ्रा को ज्वाइंट हो जाएगा। ओके, प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर जो ट्यूब रन कर रही है ना, जिसको हम लोग यूरेथ्रा कहते हैं, तो अभी उसको नाम क्या मिला है, प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा, उसके साथ फ्यूज हो जाएगा ताकि एक कॉमन पाथवे मिल जाए, दैट इज अ यूरिनोजेनाइटल डक्ट। ओके, तो नाउ सी, in ejaculatory duct the sperms get mixed up with the secretion of the seminal vesicle। जब वो ejaculatory duct में जब वो sperms reach हो जाते हैं, तभी seminal vesicle अपना secretion जो है ना वो भी release करते हैं। okay, the walls of the ejaculatory ducts are muscular in nature which helps in the quick conduction and the ejaculation through the urinogenital ducts। okay, now let's talk about the urethra now। okay, let's talk about the urethra now। it arises from the urinary bladder। so urethra क्या है, it arises from the urinary bladder। okay, about 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं, डिफरेंट होते हैं तीन पार्ट्स में जो हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा, मिडल यूरेथ्रा एंड द पिनाइल यूरेथ्रा। नाउ आई एम नॉट गोइंग इन द डिटेल पार्ट ऑफ दिस, यू अंडरस्टूड वेरी क्लियरली। ओके, एक बार डायग्राम वाला वीडियो मतलब जो स्टार्टिंग है उसको देख लेना, यू विल अंडरस्टैंड। okay, urethra has the internal sphincters of the smooth muscles fibers and it is been an extra sphincter of the striated muscles around the membranous part। तो जहां से एक्चुअली यूरेथ्रा ओरिजिनेट वगैरह होते हैं वहां पे स्पिंचर्स होते हैं, एक स्मूथ मसल्स एंड स्केलेटल मसल्स के। ओके, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे इन द एक्सक्रेशन टॉप, मतलब ऑलरेडी बात कर चुके हैं इन द एक्सक्रेशन टॉपिक। ओके, क्लास 11 में पेनिस के बारे में बात करते हैं। इट इज अ मेल इरेक्टाइल कॉपुलेटरी ऑर्गन्स ट्रांसफर्स द सीमेन इनटू द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट of the female during the sexual intercourse activity। ये तो तुमको समझ में आ ही गया होगा पॉइंट। ओके, द पेनिस कंटेन टोटल 3 cylindrical masses of the erectile tissue। दो होते हैं डोर्सल कॉर्पोरा कैवर्नोसा और एक होता है वेंट्रल कॉर्पस स्पोंजियम। अगर मैं एक डायग्राम का सेक्शन दिखाऊं पेनिस का, दिस इज हाउ द 2 ओपनिंग्स विल बी ओवर हियर एंड 1 ओपनिंग विल बी रिमेन इन द सेंटर। तो 2 डोर्सल कॉर्पोरा कैवर्नोसा ये दो ऊपर के हो गए और एक नीचे हो गया वेंट्रल साइड में। ओके, जिसको कॉर्पस स्पोंजियम कहा जाता है। ठीक है, now see, corpus spongium which contains the penile urethra is enlarged at the distal end of the penis to form the glans penis। मतलब suppose if I draw the penile structure over here, so this is the enlarged structure you will see over here, understood, this is what the distal end, okay, which is getting enlarged, this structure is called as a glans penis structure। okay, hope you guys are understood very clearly। so let's move ahead with the explanation which is normally covered with the smooth skin जिसको foreskin भी कहा जाता है। okay, जो कि मूवेबल भी होती है। Now let's talk about the seminal vesicles। okay, so see, these are paired of lobulated contorted muscular sac। almost उसका जो साइज है वो 5 सेंटीमीटर लेंथ होता है between the urinary bladder and the rectum। okay, कहां पे प्रेजेंट होता है, urinary bladder and rectum के यहाँ पे प्रेजेंट होता है। now see, the duct join to form the vas deferens। the ducts join to form the vas deferens, join to the vas deferens and form the ejaculatory duct। okay, मतलब सेमिनल वेसिकल के डक्ट वास डिफरेंस के साथ जुड़ के इजैकुलेटरी डक्ट बना लेते हैं। अब ये सेमिनल वेसिकल का जो सिक्रीशन होता है वो एक्चुअली क्या होता है, ये आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन पे ध्यान देना ठीक से। सी, इट प्रोड्यूसेस अल्कलाइन सिक्रीशन जो कि 60% ऑफ द वॉल्यूम सीमेन को कंसीडर करता है।
ओके कितना होता है 60% ऑफ द वॉल्यूम सीमेन secrete other than these swimmers and all. There is a fructose, there is a citrate, there is a prostaglandins, and inositols will be there. Prostaglandin, inositols will be there. Clotting proteins will also be seen over there. Okay, तो 60% में क्या होता है, तो उसमें थोड़े से स्पर्म्स होते हैं, फ्रक्टोस होते हैं, ओके वॉल्यूम सीमेन होता है, फ्रक्टोस होते हैं, सिट्रेट होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं और क्लॉटिंग प्रोटीन्स होते हैं. ठीक है, ये सारी बातें उसमें देखने को मिलेगी. नाउ alkaline nature of the acidic environment of the male urethra which otherwise would inactivate the kills the sperms. मतलब जो यूरेथ्रा होता है उसका जो सिनेरियो है उसको क्या करना पड़ेगा, उसका पीएच जो है वो बेसिक करना पड़ेगा. एसिडिक होते हैं ना, लाइक नॉर्मली पर्सन ने यूरिनेशन वगैरह किया तो इट बिकम्स एन एसिडिक कंडीशन. तो क्या होता है वहां पे जो कॉपर्स ग्लैंड वगैरह होते हैं वहां पे अपना लुब्रिकेशन डाल देते हैं सो दैट स्पर्म विल मूव अहेड. क्योंकि अगर एसिडिक कंडीशन रहेगी तो स्पर्म्स के लिए इट्स नॉट गुड कंडीशन यू कैन से. ओके नाउ सी प्रोस्टाग्लैंडिन का फंक्शन क्या है. इट विल स्टिमुलेट द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एंड thus help the sperm to move towards the female oviduct where the fertilization has to take place. See what is the function of the penis to release the sperms into the female vaginal tract. और उसके अंदर फिर जो स्पर्म रिलीज होते हैं वेजाइनल रीजन से वो यूटेरस में जाते हैं. तो प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो यूटेरिन वॉल्स को कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करने का काम करते हैं इन सच अ वे दैट स्पर्म विल मूव टुवर्ड्स द फैलोपियन ट्यूब्स. क्योंकि वो एम्प्यूला के अंदर फर्टिलाइजेशन वाली एक्टिविटी हुई है. ठीक है, तो वहां पे स्पर्म जाना जरूरी है, मतलब फर्टिलाइजेशन वहीं पे होना है. Okay, the clotting protein helps the semen to coagulate after the ejaculation. Okay, that is also you understood very clearly. Now let's talk about the prostate gland. As I told you, this is a pyramidal kind of structure. Okay, थोड़ा सा grayish reddish color में होता है, 4 centimeter breadth होता है and 3 centimeter उसका height होता है. Okay, that encloses a part of the urethra including its junction with the ejaculatory duct. तो हम लोग उसको ही कहते हैं, देखो ejaculatory duct and the prostatic urethra will be fused together, right? वही एक junction form होता है. Okay, produces a milky slightly alkaline secretion of 25% of the volume semen. Okay, seminal vesicle में 60% था, अभी 25% है. ये क्या है, ये सारे क्वेश्चन है आपके, ध्यान में रखना. अभी इसके सिक्रेशन में क्या क्या चीजें होती है, तो कैल्शियम होता है, फॉस्फेट होता है, बाइकार्बोनेट होता है, एंजाइम्स होते हैं, क्लॉटिंग प्रोटीन्स होते हैं, प्री फाइब्रिलोलाइसिन्स भी होते हैं एंड द प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी होते हैं. ओके, दीज ऑल सब्सटेंस यू हैव टू रिमेंबर वेरी क्लियरली. Now let's move ahead. The secretion of the prostate gland activates the spermatozoa to swim. Okay, तो ये आपको ध्यान में रखना है, वो नरिश भी करते हैं और स्पर्मेटोजोआ को एक्टिवेट भी करते हैं. प्रोस्टाग्लैंडिन हेल्प्स इन द लिक्विफाइंग द सर्वाइकल म्यूकस. तो सर्विक्स रीजन में जो फीमेल के ट्रैक्ट में जो यू कैन से कंडीशन होती है उसको लिक्विफाई कर देते हैं. ओके, जो म्यूकस होता है उसको डिसॉल्व कर देते हैं यू कैन से. ओके, एंड हेल्प्स इन द लिक्विफाइंग द सर्वाइकल म्यूकस एंड स्टिमुलेटिंग द मूवमेंट इन द फीमेल ट्रैक्ट. मतलब जो स्पर्म मूवमेंट है उसमें भी एक्टिवेशन आपको देखने मिलेगा. चलो बात करते हैं अभी लास्ट ग्लैंड के बारे में. दैट इज कॉल्ड एज अ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड. इट इज अ पेड एंड अ स्मॉल येलो पी सीड. देखो पी का साइज होता है वटाने का साइज जितना. ओके, lobulated tubular gland जो कि 4 to 5 centimeter below prostate gland and opening into the membranous urethra by the separate duct. Okay, तो उनकी खुद की आपस में एक डक्ट होती है. The secretion has abundant mucus for the lubrication of the reproductive tract. Okay, it neutralizes the urethra from the remain of the urine. Secretion of the corpus gland is produced before the ejaculation of the sperm. मतलब just before the ejaculation there will be the release of the bulbourethral gland secretion, that is for the lubrication purpose. Okay, अभी इतनी सारी बात हो गई तो अभी सीमेन के बारे में बात कर लेते हैं. तो सीमेन एक्चुअली होता क्या है, तो देखो यहाँ पे द सिक्रीशन ऑफ द एसेसरी सेक्स ग्लैंड एंड द म्यूकस आर एडेड टू द स्पर्म्स टू फॉर्म द समाइनल फ्लूइड और द सीमेन और द समाइनल प्लाज्मा जिसको कहा जाता है. ठीक है, तो एसेसरी सेक्स ग्लैंड एंड द म्यूकस टुगेदर दिस विल मेक अ सीमेन. रिच इन द फ्रक्टोज, कैल्शियम, सर्टेन एंजाइम्स. पीएच होता है 7.35 टू 7.5. ओके, मतलब ऑलमोस्ट न्यूट्रल के आसपास ही है. Let's talk about further. It is ejected from the penis region during the ejaculation. A single ejaculation may contain 300 millions of the sperms. How many? 300 millions of the sperms will be released. It has many functions. जैसे कि देखो, provides fluid medium for the transition of the sperms into the vaginal of the female. It nourishes and activates the sperms to keep them viable and motile. It neutralizes the acidity of the urine in the urethra of the male and the vaginal female. Okay, ये सारी बातें जो है वहां पे वो उनको क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं, डाइल्यूट कर देते हैं टू प्रोटेक्ट द स्पर्म्स. ओके, इट फैसिलिटेट द सेक्सुअल एक्ट बाय लुब्रिकेटिंग द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ द फीमेल आल्सो. ओके, बाकी की सारी जो बातें हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस डायग्राम वी हैड अंडरस्टूड वेरी मच क्लियरली. ओके, नाउ
till here we had completed and understood the chapter very much clearly. Now बढ़ते हैं आगे, very last topic, that is a hormonal control of the male reproductive system. अभी इसको समझ लो तो यहाँ पे हम लोग का मेल जो सिनेरियो है, मेल पार्ट जो है वो completely 100% cover हो जाएगा with introduction of the chapter as well. Okay, so see, hormonal control of the male reproductive system, very important topic. The growth and the maintenance and the functions of the male reproductive systems, okay, are under the control of hormones. So क्या क्या होते हैं hormones, जैसे कि देखो यहाँ पे GnRH, very important hormone, जिसको कहा जाता है gonadotropin releasing hormone, which is secreted by the hypothalamus. ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, हाइपोथैलेमस क्या करता है, जीएनआरएच को सिक्रेट करता है. अब जीएनआरएच जो है वो हाइपोथैलेमस ने रिलीज कर दिया, ये जाएगा कहां पे जीएनआरएच, ये एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ना उसको ट्रिगर करते हैं, क्योंकि एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड से ही दो हार्मोन सिक्रेट होने हैं जिनको कहा जाता है एलएच एंड एफएसएच, दैट इज द ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड एफएसएच. लेकिन ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन ये वर्ड हम लोग मेल्स के लिए यूज नहीं करते, फिर हम लोग क्या करते हैं, एलएच को कहा जाता है मेल्स में इंटरटीशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स. क्या कहा जाता है, इंटरटीशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको लिखा जाता है आईसीएसएच करके भी. Okay, in short, anterior lobe of the pituitary gland is getting triggered because of the hypothalamus hormone, that is a GnRH. Because of this only LH and FSH is getting released. LH in the males will be commonly called as a ICHS, that is interstitial cell stimulating hormone. इसके वजह से क्या होता है, लेडिक सेल को स्टिमुलस मिलती है. अब लेडीज सेल को स्टिमुलस मिलना है मतलब क्या होना है, टेस्टोस्टेरॉन सिक्रेट होना है, इन शॉर्ट एंड्रोजन का सिक्रेट होना है. समझ में आ रही है बातें. ओके, जब टेस्टोस्टेरॉन सिक्रेट होगा तो बाकी की एक्टिविटी तो आपको देखने मिलेगी ना, तो वो क्या है, ग्रोथ, मेंटेनेंस, फंक्शंस ऑफ द सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स. ओके, secondary sex organs, you can say accessory glands, and under the control of the testosterone. Very very important, see written over here, extremely important points. Now see, what is the function of FSH now? FSH, they are going to stimulate the Sertoli cells. सब Sertoli cells क्या करेंगे, androgen binding protein को secrete करेंगे. What is the function of Sertoli cell? They will see secrete an androgen binding protein जिसको ABP भी कहा जाता है, that concentrate the testosterone into the seminiferous tubules. और तब जाके spermatogenesis process जो है वो आगे बढ़ेगा. And also it going to secrete one more hormone जिसको कहा जाता है peptide inhibition hormone. देखो दो चीजें सिक्रेट कर रहा है, एक तो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो कि टेस्टोस्टेरॉन को सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर कॉन्सेंट्रेट करवाएगा, और दूसरा जो है वो है पेप्टाइड इनहिबिटिंग हार्मोन जो कि एक्सेस ऑफ एफएसएच को रोकेगा. ओके, क्या करेगा, एक्सेस ऑफ एफएसएच, मतलब जितना हार्मोन चाहिए उतना ही यूज किया जाएगा, जो एक्सेस है वो ट्रिगर करेगा जाके हाइपोथैलेमस को. ओके, कि बाबा अभी हाइपोथैलेमस को क्या बोलेगा कि जीएनआरएच को बनकर, सो दैट there will be no further trigger given to the anterior part of the pituitary gland, and there will be the stoppage of FSH as well as LH of the hormones. Okay, मतलब excess secretion बंद किया जाएगा. FSH क्या करता है, it is directly acting on the spermatogonia cells, यानी germinal epithelial cells, to stimulate the spermatogenesis process. Okay, that is the sperm production. अभी यहाँ पे जो है मेल के अंदर कुछ ना कुछ डिफेक्ट भी देखने मिलते हैं, कुछ ना कुछ डिसऑर्डर्स भी होते हैं. तो जैसे कि आपके स्क्रीन पे आ रहा है prostatitis. Okay, it is nothing but inflammation seen in the prostate gland as the name suggests. Okay, it is caused by the infection. दूसरा है benign prostatic hypertrophy जिसको BPH भी कहा जाता है. This is nothing but enlargement of the prostate gland. ओके, जहां पे पेन वगैरह होने के चांसेस होते हैं. ये खास करके ओल्ड एज प्रॉब्लम्स है जहां पे नाइट में लोगों को डायरेक्टली फ्रीक्वेंट यूरिनेशन आपको देखने मिलेगा. ओके, अनट्रीटेड बीपीएच में लीड्स टू द किडनी डैमेज ऑल्सो. कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, प्रोस्टेट कार्सिनोमा. कार्सिनोमा यानी कैंसर. तो प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं. ओके, इंपोर्टेंस मतलब यहाँ पे क्या होता है, पेनिस जो रीजन है ना वो इरेक्ट होने से फेल हो जाते हैं. ओके, इट इज एन इनएबिलिटी ऑफ द अडल्ट मेल टू अचीव द पिनाइल इरेक्शन. स्टेरिलिटी की बात करते हैं, ये तो आप लोगों को काफी अच्छे से पता होगा, स्पर्म्स नहीं बना पाते या फिर स्पर्म काउंट एकदम कम होगा. ओके, नेक्स्ट जो लास्ट कंडीशन है वो है क्रिप्टोर्चिडिज्म. इट इज अ फेलियर ऑफ द वन ऑफ द बोथ ऑफ द टेस्टिकल्स टू डिसेंड इनटू द स्कैटन. एक या फिर दोनों टेस्टिस जो है स्कॉटम में आने से फेल हो जाते हैं. ओके, जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था. ये कब होता है, ड्यूरिंग द 7th मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी के पीरियड में, है ना. इट इज ऑफन रिजल्ट इन पुशिंग ऑफ एन इंटेस्टाइनल लूप इनटू द स्कॉटम रिजल्टिंग इन द एबनॉर्मल साइज एंड डिस्कम्फर्ट. Okay, so here we had completely studied the male reproductive system in detail. Hope you guys understood very nicely. Okay, वीडियो लेक्चर को एक बार बैक फॉरवर्ड करके डायग्राम वाले पार्ट को ठीक तरीके से एनालाइज कर लेना, सारी चीजें एकदम आपके स्क्रीन पे मतलब आपके दिमाग में आ जाएगी. ओके, कीप रीडिंग योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक. एनी डाउट जस्ट लेट मी नो, आई विल बी क्लियरिंग योर डाउट्स. मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर के साथ जहां पे हम लोग बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव एरियाज को, ओके, इन डिटेल. बाय बाय, टेक केयर.